हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं कंट्रासेप्शन मेथड्स या फिर इसे हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, सो बेसिकली सी ड्यूरिंग कॉइटस ऐसा हो सकता है कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है ना। तो ऐसा कुछ मेथड्स होना चाहिए कपल्स के पास जिससे ऐसा नहीं हो कि हर टाइम ड्यूरिंग कॉपुलेशन या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी हो जाए। तो क्या क्या मेथड्स है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेथड डिस्कस करने से पहले जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग यूज करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, है ना, उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स हम देखें। अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स क्या होने चाहिए, या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, या फिर मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, वो है ना, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज नहीं होने चाहिए जो मेथड आप यूज कर रहे हो टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो भी कंट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे हैं द कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, यूजर फ्रेंडली मतलब इजीली यूज हो सके, है ना। कोई भी इंसान, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही यूज कर सके, कोई भी यूज कर सके। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। देन अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल, या फिर इट शुड बी चीप, है ना। अब आप सोचिए अगर एक कॉन्डोम 5000 का मिल रहा है तो दैट नॉट पॉसिबल ना कि भाई वो खरीद लो, है ना। तो फिर कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो दैट कंट्रासेप्टिव शुड बी अफोर्डेबल एंड शुड बी चीप। दूसरा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, है ना, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। ठीक है, कि हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार यूज करके थ्रो, बार बार यूज कर सके, ऐसा भी कुछ हो। ठीक है, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। दूसरा उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो विथ लेस और नो साइड इफेक्ट है बच्चों। अगर आपको पता चले कि अच्छा ये कंट्रासेप्टिव यूज करने से ये साइड इफेक्ट होते हैं तो फिर कौन यूज करेगा उसको, कोई यूज नहीं करेगा ना। तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट और नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बहुत ही कम हो। ठीक है, दूसरा ऐसा भी होना चाहिए कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी ट्रांसफर ना करे। ठीक है, तो ये कंट्रोल एसटीडी, है ना। कंट्रासेप्टिव मेथड ऐसा भी हो कि जो एसटीडी कंट्रोल कर सके। कंट्रासेप्टिव मेथड ऐसा भी हो बेटा जो क्या कर सके, एसटीडी कंट्रोल कर सके। समझ में आया, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया कि एक कंट्रासेप्टिव की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। शुड बी यूजर फ्रेंडली, है ना, एक ये इजीली अवेलेबल, कोई भी मेडिकल शॉप में आपको आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं कि आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़े तब आपको मिलेगा। राइट, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, है ना, अफोर्डेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इफेक्टिव रिवर्सिबल होना चाहिए एंड शुड बी एबल टू कंट्रोल एसटीडी। ये सारी क्वालिटीज हमें चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए कि भाई वो कोई साइड इफेक्ट ना करता हो, या फिर इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर, है ना। इट should not interfere with the sexual desire. It should not interfere with the sexual desire. समझ में आया, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स होने चाहिए। ओके, क्लियर बच्चों। ओके, क्या क्या कंट्रासेप्टिव मेथड है बेटा जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अभी। तो पहला है आपका नेचुरल मेथड, नेचुरल है। दूसरा है बच्चों बैरियर मेथड। देन तीसरा है बच्चों केमिकल मेथड एंड फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड। तो हम लोग 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे, याद करिए। पहला है नेचुरल मेथड, ओके। दूसरा है बैरियर और मैकेनिकल मेथड, ऐसा। तीसरा है केमिकल मेथड एंड फोर्थ वन है सर्जिकल। बेटा नेचुरल मेथड में हम कुछ यूज नहीं करेंगे, बस नेचुरल मेथड में हमें बॉडी का, खुद की बॉडी का मैकेनिज्म पता होना चाहिए।
ठीक है, वो आएगा नेचुरल। हम यहाँ पे कुछ कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करने वाले नेचुरल मेथड में। बैरियर में ऑफ कोर्स हम कुछ मैकेनिकल बैरियर पुट इन कर देंगे जिससे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना हो, गैमेट्स एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल, दोनों के लिए बैरियर मेथड्स जो है बेटा वो अवेलेबल है। केमिकल मेथड्स में अलग अलग हम यूज करेंगे। जनरली केमिकल मेथड्स जो है ये फीमेल्स के लिए है। इसमें हम पिल्स डिस्कस करेंगे, इसमें हम इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस, है ना, एंड आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसमें? इन केमिकल मेथड। एंड बच्चों आईयूडी, ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है। जो मोस्ट वाइडली मेथड है वो आईयूडी है ना, टू अवॉइड प्रेगनेंसीज। फीमेल जो यूज करती है, जो मोस्ट कॉमनली वाइडली मेथड है वो है आईयूडी। ठीक है, एंड देन केमिकल वाला हो गया। ओके, देन सर्जिकल में ऐसा है कि कितने लोगों नहीं कराते बिकॉज उसकी रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, है ना। एक बार वेसिक्टोमी को कट कर दिया देन फिर इट्स नॉट पॉसिबल कि हाँ वापस से वाज डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, इसलिए कितने जन सर्जिकल मेथड नहीं ऑप्ट करते, है ना। बट हाँ, जो कपल एकदम श्योर है कि नहीं, नाउ वी डोंट वांट टू हैव मोर बेबीज, वी हैव वन, दैट इज इनफ फॉर अस, देन दे कैन ऑप्ट फॉर सर्जिकल मेथड्स। ओके, समझ में आया? तो 4 कंट्रासेप्टिव मेथड बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या है वो 4? मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल, देन बैरियर मेथड, देन केमिकल, एंड देन हम पढ़ेंगे अबाउट सर्जिकल मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल मेथड, जिसमें फर्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड में हम 3 पढ़ेंगे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देन विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट, एंड देन लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, समझिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सी, फीमेल बॉडी में जैसी फीमेल प्यूबर्टी को रीच करती है उसमें एक साइकिल शुरू हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा कैसा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज का होता है। 1 to 28 डेज का होता है। ध्यान से समझना ये बात को, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर नहीं है, थोड़ा इससे आपको आइडिया लग जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि 1 to 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसमें से जो ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है? 14th डे पे, ये फिक्स है। 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज क्या होता है बेटा? ब्लीडिंग होता है। 1 to 5 डेज इज, जो मैंने रेड से बनाया है वो क्या है? वो ब्लीडिंग फेज है। वो क्या है बेटा? ब्लीडिंग फेज है। ठीक है, और उसके बाद ब्लीडिंग फेज के बाद बेसिकली नया ओवा जो है वो बनना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है ना। अब वो ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा? सेकेंडरी ओसाइट को भेजेगा। कब? 14 डे पे। कहाँ भेजेगा? फैलोपियन ट्यूब में। एंड अगर उसी दौरान आपका स्पर्म बॉडी में एंटर हो गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं ओवा की, तो ओवा की लाइफ कितनी होती है बेटा? ओवा का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 डे का होता है। और वहीं अगर मैं आपके स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म जो है वो 2 से 3 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है बॉडी में। जनरली हम 2 दिन ही बोलते हैं, 2 to 3 डेज, है ना। 2 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 3 डेज का लाइफ स्पैन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये 5 डेज हो गया, देन यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। तो अगर समझो 12 डे पे दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड 14 डे पे अगर ओव्यूलेशन हुआ तो चांसेस तब भी है, क्योंकि आपका जो ओवा है वो आया और आपका स्पर्म 2-3 दिन तक तो रह सकता है। ठीक है, या फिर 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ और 15-16 पे स्पर्म की एंट्री हो गई तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी कि जो ओव्यूलेशन के नियर बाय पीरियड है वो डेंजर पीरियड है। ओव्यूलेशन के नियर बाय जो पीरियड है वो क्या है बेटा? डेंजर पीरियड है। तो भाई एक काम करो ना, 10 to 17 या 18 ही ले लो सेफ साइड के लिए, जो
मिडिल वाला पीरियड है 10 to 18, जो डेंजर पीरियड है, जो डेंजर या फिर आप बोलते हो रिस्की पीरियड है, उस टाइम पे अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उस टाइम पे अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. दिस इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसको ये रिदम मेथड भी कहते हैं. ओके, सो ऐसा बोला जाता है, लिख लीजिए, अ वीक बिफोर एंड आफ्टर, a week before and after of menstrual cycle is safe period, क्योंकि इस टाइम पे फीमेल बॉडी में ओवा नहीं रहता. तो अगर फीमेल बॉडी में ओवा नहीं रहता तो स्पर्म आ भी जाएगा तो फर्टिलाइज किसको करेगा? किसी को भी नहीं, राइट? तो अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेफ. ठीक है, तो जो ये मैंने बताया आपको, ओव्यूलेशन के आजू बाजू वाले दिन क्या होते हैं? डेंजर पीरियड वाले होते हैं, क्योंकि ओवा एक दिन तक वाइबल रहता है और स्पर्म 2 से 3 दिन तक फीमेल बॉडी में वाइबल रह सकते हैं. तो उस टाइम पे अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. आया समझ में? दिस इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. तो ये एक कपल फॉलो कर सकता है, बट हाँ बच्चों, दिस इज नॉट 100% सेफ मेथड, है ना. कितनी बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले या फास्ट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट रिगार्डेड 100% बेस्ट और सेफ मेथड, है ना. तो रिस्क तो रहता ही है इस वाले मेथड को जो कपल यूज करते हैं. समझ में आ गया? इजी. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वी आर डन. नेक्स्ट स्टार्ट विद विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट. ओके, नाम ही बता रहा है कि जो पूरा प्रोसेस है ऑफ इंटरकोर्स वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दिया है क्वाइटस इंटरप्ट्स. ठीक है, समझो ये फीमेल रिप्रो ट्रैक है ना, और पेनिस इंसर्ट हुआ है इन फीमेल रिप्रो ट्रैक, है ना. अब मेल को पता होता है कि अभी इजैक्यूलेशन होने वाला है, राइट? तो व्हाट द मेल पार्टनर डू, जैसे ही इजैक्यूलेशन होने वाला होता है, ही रिमूव्स हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, है ना. ही रिमूव्स हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. ठीक है, तो मेल क्या करेगा? ही रिमूव्स हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. तो इंसेमिनेशन, बेसिकली इंसेमिनेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ. अगेन बच्चों, दिस इज नॉट अ परफेक्ट मेथड. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स before the sexual climax also some semen can be deposited in the female genital tract, and that semen has a sperm, of course semen तो sperm है ही, and वो travel करके चला गया, तो फिर it can lead to fertilization. So again it is not 100% safe method, and this method जो coitus interrupt है, this causes some kind of साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन द कपल्स, एज पूरा जो रिप्रोडक्शन का मतलब पूरा जो ये प्रोसेस है कॉपुलेशन का वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इट कॉजेज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन मेल और फीमेल पार्टनर. समझ में आया? कॉइटस इंटरप्ट मतलब क्या? कि बिफोर इजैक्यूलेशन द पेनिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. क्लियर हुई बात? दिस इज नोन एज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट. इजी. तो देखो ना, नेचुरली है ना भाई, इसमें कुछ यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना. लेक्टेशनल एमनोरिया, लेक्टेशनल मतलब लेक्टेशन पीरियड, समझ गए? जब एक अभी वुमन है, उसको पार्चुरेशन हुआ है ना, तो जब तक उसका लेक्टेशन चलेगा, मतलब बोलते हैं अराउंड 6 months उसको, जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब जब तक एकदम लेक्टेशन स्टार्टिंग पीरियड ऑफ चल रहा है लेक्टेशन, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नहीं होगा, राइट? अब देखिए क्या होता है, जो कपल्स हैं दे अंडरगो दिस मेथड कि भाई हाँ अभी तो लेक्टेशन वाला पीरियड चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं है, सो लेट्स हैव कॉपुलेशन विदाउट
any kind of barrier, right? And then sometimes क्या होता है, this method also gets failed. आपने कितनी बार देखा होगा बच्चों कि कोई भाई है, भाई बहन है, whatever, कि दो बच्चों में ज्यादा गैप नहीं है ना, दो बच्चों में ज्यादा गैप नहीं है, 1 साल 1.5 साल जो है उतना ही गैप है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो आप भी सोचते होगे ना, अरे ये अगर जो बायो वाले बच्चे हैं ना वो सोच लेते कितनी बार कि अरे हाउ दिस हैपन, इसमें क्या लैक्टेशनल एमनोरिया काम नहीं किया क्या? तो यस, कितनी बार ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स बाद भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड समझो वो फीमेल को नहीं पता कि उसकी बॉडी में ओवा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार तो फर्स्ट टाइम होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो तो मजे से है कि भाई ठीक है चलो 3 मंथ्स ही तो हुआ है, 6 महीने तक तो मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना है, एंड द कपल अंडरगो सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड देन फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एक बच्चा तो छोटा है और वापस से शी गेट्स प्रेग्नेंट। आया समझ में? तो लैक्टेशनल एमनोरिया इज ऑल्सो नॉट द सेफ मेथड। ओके, सो एक्सेसिव लैक्टेशन में क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग एक्सेसिव लैक्टेशन पीरियड फीमेल डू नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आप बोल सकते हो उसमें ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होता। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज योर नेचुरल मेथड, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बैरियर मेथड्स के पास। बैरियर मतलब कुछ दीवार खड़ी कर दो एंड गैमेट्स को फ्यूज ही मत होने दो, तो फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना भाई। सो पहला है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ये देखो पिक्चर्स भी दे रखी है जो मैंने ऊपर बनाया, दिस इज मेल कॉन्डम एंड दिस इज एक्चुअली फीमेल कॉन्डम। ओके, सो कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। तो ये बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट एसटीडी बच्चों, इट प्रिवेंट एसटीडी, है ना। आपके एनसीईआरटी में एक कॉन्डम का नाम भी दिया हुआ है निरोध, तो याद रखना आप, निरोध नेम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो कॉन्डम्स इतना प्रेफरेबल क्यों होता है? बिकॉज ये एसटीडी भी प्रिवेंट करता है ना। few people have the habit of having sex with multiple partners, तो they should use this ताकि STD ना फैलाए, ठीक है। किसका बना होता है? ये बना होता है बेटा लेटेक्स शीट का, मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट, ये बात याद रखना। कॉन्डोम इज मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट, कॉन्डम इज मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। सिंपली ये जो कॉन्डम है इट इज कवर्ड इन द पेनिस ऑफ मेल, है ना। सेल्फ यूज है, ये क्या है? सेल्फ यूज। ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है समथिंग लाइक दैट, सेल्फ यूज है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब कॉन्डोम मेल पार्टनर यूज करता है एंड आफ्टर दैट ही डू कॉपुलेशन, तब क्या होता है, जितना भी सीमेन है वो कहाँ कलेक्ट होगा? सीमेन विल बी कलेक्टेड इन दी कॉन्डोम, ठीक है। वो डिपॉजिट नहीं होगा फीमेल वजाइनल ट्रैक में, इंसेमिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तभी तो कोई फ्लूइड का कांटेक्ट ही नहीं है, तभी तो एसटीडी नहीं होगा। समझो ये फीमेल का जेनाइटल ट्रैक है एंड यहाँ पे पेनिस इंसर्ट हुआ एंड यहाँ पे क्या है? कॉन्डोम है, तो बेसिकली सारा सीमेन जो है वो कॉन्डोम ही कलेक्ट कर लेगा ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मेल विल थ्रो दिस, है ना। इट इज वन टाइम यूज, ऐसा नहीं कि धो के वापस यूज करता है ना। इट इज वन टाइम यूज, ठीक है। कॉन्डोम इज वन टाइम यूज, समझ में आ गया? इट इज वन टाइम यूज, है ना। इजीली अवेलेबल है, चीप भी होता है, तो लोग काफी यूज करते हैं, ये मेथड पॉपुलर मेथड है। ओके, समझ में आ गया ये? कोई डाउट? आपको एग्जाम में अगर कोई कॉन्डम का नाम आता है, निरोध दे रखा है, किसका बना हुआ है? लेटेक्स शीट का, आपको पता चल गया, राइट। और कुछ फीमेल कॉन्डम्स, ये कैसे होता है? फीमेल कॉन्डम्स ही सेल्फ यूज होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई नर्स वगैरह चाहिए। ये एक साइड से ऐसे है, ओपन है एंड मतलब एक साइड से मतलब क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, एंड इधर ऊपर ऐसे कुछ रिंग टाइप होता है, ठीक है। अब फीमेल क्या करती है, अपने
सर्विक्स में इंसर्ट कर लेगी इसे, है ना, वजाइना एंड सर्विक्स बोथ विल बी कवर्ड थ्रू दिस फीमेल कॉन्डम। एंड फिर क्या होगा, जो पेनिस है अगर वो एंटर करेगा तो इजैकुलेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो नेचुरल सा बात है, कोई फ्लूइड का कंटैक्ट आया नहीं, वजाइनल फ्लूइड और सीमेन का कुछ कंटैक्ट ही नहीं हुआ, तो दिस प्रिवेंट्स एसटीडी, दिस प्रिवेंट्स एसटीडी ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स सवाल ही पैदा नहीं उठता भाई, स्पर्म तो बॉडी के अंदर ही नहीं गया, यूट्रस में नहीं गया, तो फिर कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये सब भी है, ये सब फीमेल यूज करती है, ये सब फीमेल यूज करती है। और मैंने नहीं कहा था आपको कि वो एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रासेप्टिव्स की कि दे शुड बी रिवर्सिबल, है ना, कि हम बार बार यूज कर सके, तो ये सब रिवर्सिबल मेथड्स है ना। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर आल्सो बेरियर मेथड, ये रबर के बने हुए होते हैं एंड इंसर्ट इन द फीमेल रिप्रोट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना। तो बेसिकली सब फिट किया जाता है। एंड ये सब जो है सर्वाइकल कैप्स है, ये सब स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, है ना, इनके साथ यूज किया जाता है ना। दे आर यूज्ड विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर जेलीज, ठीक है, एंड फॉर्म्स, ठीक है, ये सब यूज किए जाते हैं। कैसे बेटा, अलोंग विथ स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स के थ्रू, बिकॉज ये सब कप लाइक जैसे स्ट्रक्चर है ना, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सर्विक्स में फिट करना है, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है। एक चीज, ये सब एसटीडी प्रिवेंट नहीं करती, ये लोग जो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, ये सब डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी, ये सब एसटीडी प्रिवेंट नहीं करती बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी, ठीक है। कभी आपको रीजन असर्शन ऐसे क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स में मिल जाए तो ये सब बात याद रखना कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, ये सब एसटीडी प्रिवेंट नहीं करते, ये सब जो है वो यूज किया जाता है अलोंग विथ स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स, जेलीज या फिर फोम्स, ठीक है, जेलीज या फिर फोम्स, है ना, इन सब के साथ जो है ये यूज किया जाता है ताकि वो फिक्स रहे, है ना। और वन टाइम यूज नहीं है, मल्टीपल टाइम्स यूज इनको कर सकते हैं। हाँ, कॉन्डोम्स आर ऑफ कोर्स ओनली वन टाइम यूज, ठीक है, समझ में आ गया बैरियर मेथड्स। ओके, अब हम करेंगे बच्चों केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम बच्चों पिल्स डिस्कस करेंगे, देन हम इसमें आईयूडीज दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, देन इम्प्लांट्स एंड देन इंजेक्शंस, है ना, ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो केमिकल मेथड्स में हम कोई केमिकल यूज करेंगे, क्या वो केमिकल होगा बेटा, हार्मोन्स, क्या यूज कर लेंगे हम कर करा के भी, मतलब जनरली दोस केमिकल्स आर हार्मोन्स, ठीक है। तो केमिकल में क्या करेंगे हम, पिल्स, आईयूडी, इम्प्लांट और इंजेक्शंस। कंट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको 4 बताया, क्या क्या बताया बेटा, नेचुरल, ओके, बैरियर, डन, केमिकल और सर्जिकल। अब केमिकल में 4 बताऊंगी, क्या क्या, पिल्स, आईयूडी, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस, ठीक है। करें आगे, ओके। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया, ठीक है, इट इज द मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये लिख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आईयूडी जो है बेटा, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रासेप्शन मेथड, IUD is the most widely used contraception method. IUD is the most widely used contraceptive या contraception method. Examples, ये वाला जो IUD वाला पार्ट है ना, ये नीट में बहुत आता है ना, वो एग्जाम्पल दे देते हैं, पूछते हैं कि कौन सा टाइप का है, याद कर लीजिए। नॉन मेडिकेटेड IUD, लिप लूप,
है ना। आईयूडी है बेटा तो समझो नाम ही बता रहा है कि ये सब यूट्रस में फिट किए जाते हैं। आईयूडी है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये सब क्या करते हैं, यूट्रस में फिट किए जाते हैं। इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है बेटा, ये यूट्रस में फिट कर दिए, स्पर्म आएगा तो कैसे आएगा, वजाइना, सर्विक्स, देन यूट्रस, देन जाएगा ना फैलोपियन ट्यूब में। अब यूट्रस में उनको कत्लेआम कर दो, मतलब यूट्रस में उनको मार दो, ठीक है। ये काम करता है कौन, आपका आईयूडी। समझ में आया, यूट्रस में ही सारे स्पर्म को किल कर देना, ये कौन काम करता है, ये काम करता है आपका आईयूडी। कंसेप्ट समझ में आया। पहला बात किसके अंडर आता है, ये केमिकल मेथड के अंदर आता है। दूसरा बात, इट इज मोस्ट वाइडली मेथड यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, कंट्रासेप्शन का मोस्ट वाइडली मेथड है। अब इसकी जो टाइप्स है उसके एग्जांपल्स याद कर लो। कंसेप्ट आईयूडी का एक ही है कि ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं, स्पर्म को मार देते हैं, बस उनको यूट्रस में खत्म कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने नहीं देंगे। एक और चीज, आईयूडी आप खुद यूज नहीं कर सकते, यू मतलब इन द सेंस यू नीड सम सुपरवाइजर, मतलब मेडिकल सुपरवाइजर ही आपको ये फिट इन करके दे सकता है, ठीक है। ओके, सो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, लिप्स लूप याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये कॉपर टी का एग्जांपल है। कॉपर टी इसलिए बोला, देखो ये टी शेप का है ना, तो कॉपर आयंस क्या करेगा, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20। सो आपको नीट में क्या क्वेश्चन मिलता है, जैसे पूछ लिया LNG-20 इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, और 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको टिक करना इट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको ये याद करना ही है बेटा। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज लिप्स लूप, याद करिए मेरे साथ, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन है बेटा, लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज कॉपर टी, देन कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग नाम ही बता रहा है, कॉपर कॉपर आ गया तो कॉपर रिलीजिंग ही होगा, और एक मल्टीलोड 375 याद कर लीजिए। देन हार्मोन रिलीजिंग, देखो प्रोजेस्टेरेट नाम है, प्रोजेस्टेरोन से रिलेट हो रहा है ना, तो प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरेट, और एक LNG-20, LNG-20 वो भी क्या है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। LNG-20 भी क्या है आपका, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। क्लियर, ओके। चलिए अब बात करते हैं पिल्स की। पिल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल, ये तो POCs हो गए, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ओरल पिल्स ये COC हो गए, मतलब कंबाइंड ओरल केमिकल्स, ऐसे बोलते हैं। और एक जो है वो है सहेली, सहेली बेटा इंडिया में बनी है, हेमा मालिनी जी इसका ऐड करते थे, है ना। सहेली एक ऐसी पिल है जो इंडिया में बनी है, कहाँ, CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ में। CDRI इज व्हाट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। सहेली वाला क्वेश्चन भी आपके नीट में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, वापस आ सकता है। तो सहेली जो है वो कहाँ बना है बेटा, सहेली जो बना है वो बना है CDRI इंस्टीट्यूट, कहाँ है वो, लखनऊ में है ना। इट इज अ once a week pill, once a week pill, ये बात आपको सहेली की पता होनी चाहिए। पहला इंडिया में बना है, अच्छी बात है, वाओ। कहाँ बना है इंडिया में, CDRI, CDRI इज व्हाट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बच्चों CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI कहाँ है ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एंड दूसरा इट इज अ once a week pill, ठीक है, ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इसमें है क्या बेटा, इसमें एक केमिकल है जिसका नाम है, इसमें एक केमिकल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सेंट्रोमेन।
ये कैसा केमिकल? इट इज एंटी एस्ट्रोजन। ये क्या करता है? बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम करता है। ठीक है, बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ये क्या करता है? कम करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो आपको पता है एस्ट्रोजन की नीड होती है ना फॉर डेवलपिंग फॉलिकल्स वगैरह। बेसिकली एस्ट्रोजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ना। तो ये एंटी एस्ट्रोजन पिल है, ये एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या कर रही है? कम कर रही है। समझ में आया? तो सहेली के बारे में बातें क्लियर है बच्चों? सहेली के बारे में कोई डाउट? ओके, तो अब चलते हैं इस पे, प्रोजेस्टेरॉन वाले पे और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कंबाइंड पिल्स जो है उसके बारे में। तो इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, हमारी बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसका मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था ना जब मैं वो आपको समझाई थी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना, राइम मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जब समझाया था। तो बेटा देखो 1 to 28 वाली साइकिल है, बीच में ओव्यूलेशन है एंड बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे हमें पता है एलएच जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, तो पूरा हार्मोनल प्रोसेस है ये। एंड हार्मोन्स में भी आपके देखो एक तो पिट्यूटरी हार्मोन्स है एफएसएच और एलएच, और नीचे आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवेरियन हार्मोन्स है। अब देखो क्या हो रहा है, इनका सिक्रीशन का सबका टाइम अलग है, सबके फंक्शंस अलग है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझिए आप। ये डिलीट कर दूं थोड़ा। तो बेटा ये देखो, ये आपका स्टार्टिंग का फेस है 1 to 5। ठीक है, दिस इज ब्लीडिंग फेस, इसे हम ब्लीडिंग फेस बोलते हैं, है ना। और फिर जैसे यहां से आपका 6 to 14th, है ना, और उसके बाद ये आपका 28 ऐसे। अब यहाँ पे होता क्या, ये पिल्स कैसे लेते हैं? ये बेसिकली जैसे किसी को 1 to 3 डेज का भी ब्लीडिंग होता है, किसी को 1 to 5, किसी को 1 to 4, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आप समझो जो स्टार्टिंग का 21 डेज है तब ये पिल लिया जाता है, 21 डेज ये पिल लिया जाता है। और फिर जो बाद में 7 दिन है, बाद में ये नहीं लिया जाता ताकि मेंस्ट्रुएशन हो जाए, भले ही 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हो, पर मेंस्ट्रुएशन हो जाए। तो समझ में आया? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 21 डेज तक ये पिल्स लिए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो 7 डेज है, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 7 दिन ये पिल नहीं लिया जाएगा ताकि मेंस्ट्रुएशन हो जाए। और फिर वापस जब मेंस्ट्रुएशन होगी तो डे 1 को वापस ये पिल ले ली जाएगी। कौन सी पिल बता रही हूँ बेटा मैं? ये फर्स्ट सेकंड बता रही हूँ आपको, सहेली वंस इन अ वीक पिल है, मैंने आपको बताया है। तो जो कंसेप्ट मैं अभी समझा रही हूँ वो सहेली भी एप्लीकेबल नहीं है। सहेली में हम एंटी एस्ट्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, तभी वो वंस लिया जाता है। लेकिन ये सारी जो पिल्स है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है, इनका वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, समझिए बात को क्या है, कब लेते हैं पहले तो ये क्लियर करिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, तो 1 to 21 डेज तक लेते हैं, बाकी के 7 दिन नहीं लेते। ये क्लियर हुआ? 1 to 28 डेज लेते हैं, बाकी के 7 दिन नहीं ली जाती। ठीक है, तो बेटा समझो क्या हो रहा है, बॉडी में इस टाइम पे जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन बनता है, पता है ना ये बात। ओव्यूलेशन हुआ 14 डे पे, उसके बाद जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ना। उससे पहले तो नहीं बन रहा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो हार्मोन बनना ही नहीं है फिर भी आप उसे बॉडी में बना रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ओव्यूलेशन रोक रहे हो, आप ओव्यूलेशन रोक रहे हो बेटा। देखो एक तो क्या है यहाँ पे नया जैसे फॉलिकल्स बनना जैसे होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो सब बनेंगे आपके, जैसे ऐसे फॉलिकल्स बनते हैं, है ना। प्राइमरी फॉलिकल होता है ये, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आपका टर्शियरी फॉलिकल, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो एफएसएच पिट्यूटरी का जो आपका हार्मोन है ना, एफएसएच, एलएच, तो बेसिकली वो सब ऐसे बढ़ते हैं, है ना।
ये समझो FSH है आपका, ये आपका LH है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हम डाल रहे हैं। तो हम इंटेंशनली इन हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर रहे हैं। हम इंटेंशनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि इस टाइम पे इनिशियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में नहीं होना चाहिए था। इनिशियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में नहीं होना चाहिए था। आपका जो FSH स्टिमुलेट होता है, FSH क्या करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन बनाता है। एंड एस्ट्रोजन क्या करे, मतलब जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है ना बेसिकली वो एस्ट्रोजन बनाते हैं, है ना। और फिर फॉलिकल्स आपका पूरा बन जाता है, फिर LH एकदम पीक पर जाता है, तब जाके ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एस्ट्रोजन डाल रहे हो बॉडी में, आप प्रोजेस्टेरॉन डाल रहे हो। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। एस्ट्रोजन LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक मिलने की वजह से इनका लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, इनका लेवल जो है वो कम ही रहता है। आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो फिर फर्टिलाइजेशन किसका होगा। स्पर्म आए तो भी क्या फर्क पड़ता है, बॉडी में तो ओवा ही नहीं है, तो ओव्यूलेशन किसका होगा। आई बात समझ में। तो ये पिल्स क्या करती है, ये पिल्स क्या कर रही है, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, है ना। एक तो ये क्या कर रही है, ये आपका ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर रही है, या मैं बोल सकती हूँ दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, एक ही बात है। अच्छा लिखना है तो ऐसे लिख लो, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। दूसरा क्या कर रहा है बेटा, जैसे जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स म्यूकस सिक्रेट करती है, तो दे इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस अमाउंट। सर्वाइकल म्यूकस का जो अमाउंट है ना बेटा वो बढ़ जाता है। सर्वाइकल म्यूकस अगर बढ़ जाएगा तो दिस विल prevent or retard the entry of sperm। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जैसे यूट्रस है ना, ये समझो आपका यूट्रस है, ये सर्विक्स है और फिर इधर वजाइना, तो सर्वाइकल म्यूकस जो ये वजाइना का एंट्री हुआ है ना, तो सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाएगा। सर्वाइकल म्यूकस बढ़ने की वजह से जो स्पर्म है वो एंटर भी होंगे तो आगे जा नहीं पाएंगे। ये जो पिल्स है ना, ये क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। अब सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन बच्चों इंक्रीज हो गया तो ये ब्लॉक कर देगा ना सर्विक्स को, तो फिर बेचारा स्पर्म कैसे एंट्री कर पाएगा, स्पर्म तो फिर एंट्री ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। So pills they have मतलब they have little bit of side effects but कम होते हैं, but yeah they do have side effect because आप बच्चों आपकी बॉडी की नेचुरल मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होना ही है। या दे हैव मतलब साइड इफेक्ट है ना, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, बट ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में बट कि दे हैव लेस साइड इफेक्ट, तो आपको वही ध्यान रखना है कि यस दे हैव लेस साइड इफेक्ट। ओके, पिल समझ में आया, कैसे फंक्शन करता है वो समझ में आया। पिल्स एक्चुअली कर क्या रहा है बच्चों, आपके हार्मोन से छेड़छाड़ कर रहा है। वो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहा है। और स्टार्टिंग डेज में मैंने कहा इनिशियल डेज में तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा होना ही नहीं चाहिए ना, प्रोजेस्टेरॉन तो यहाँ पे होता है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये जो पिल्स है ना, ये यूट्रस को भी मतलब हॉस्टाइल बना देते कि इम्प्लांटेशन ना हो। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर को ही थिक नहीं होने देते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, और आपका यूट्रस भी क्या होता है, यूट्रस के पास भी कैपेसिटी नहीं होती तो इम्प्लांट। समझ में आया। तो ये पिल्स क्या किया, आपका हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ने लिया तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बढ़ गया, तो बेसिकली इस वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। दूसरा सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बन जाएगा, सर्वाइकल म्यूकस सर्वाइकल रीजन बन गया, उस वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म जो है वो नहीं हो पाता इन द यूट्रस। क्लियर हो गई बात, पिल्स कंसेप्ट क्लियर है। इम्प्लांट्स, ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है बेटा इम्प्लांट का। इम्प्लांट भी कुछ नहीं है, ये भी हॉर्मोन्स है बेटा।
हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स हम कहाँ डाल रहे हैं बेटा? रुको एक सेकेंड। इम्प्लांट्स में भी क्या है बेटा? आपका हॉर्मोन्स ही यूज हो रहा है, हॉर्मोन्स ही यूज हो रहा है। कौन सा हॉर्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टोजेंस बोलते हैं ना, प्रोजेस्टोन्स आर केप्ट अंडर द स्किन। ठीक है, वही है इसका भी कंसेप्ट, है ना, कि प्रोजेस्टेरॉन स्किन में रख दिया तो नेचुरल सा बात है, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, है ना। प्रोजेस्टेरॉन अकेला रख दिया या एस्ट्रोजन रख दिया तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को, उनका हार्मोन लेवल डाउन रहेगा, ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्प्लांट जैसे एग्जाम्पल इसका मैं बताती हूँ आपको, नॉर्थ प्लांट। ठीक है, नॉर्थ प्लांट इज दिस एग्जाम्पल। तो इस तरह से ना पीली टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली, है ना। चलो समझ में आया। देन इंजेक्शंस, इंजेक्शंस भी मस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं। मस्कुलर इंजेक्शंस बहुत फास्ट काम करते हैं, है ना। तो मस्कुलर इंजेक्शंस बेसिकली दिए जाते हैं किसके? ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरॉन अकेला या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के, है ना। ठीक है, मस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो बस ये लोग इंजेक्शंस देते हैं, तो ये इंजेक्शंस आपका यूट्रस और सब पे इफेक्ट करता है ना। एंड ये आपका यूट्रस जो है, इट डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इम्प्लांट, योर यूट्रस डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इम्प्लांट बिकॉज आप इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं। इंजेक्शंस के अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो आते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं इसमें, लाइक डेपो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। केमिकल मेथड क्लियर हो गया, है ना। तो एक हमने आईयूडी किया, उसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। मैंने आपको बार बार बोला है, लर्न भी कराया मैंने आपको कि लिप लूप आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आर एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, एंड प्रोजेस्टेरेट्स एंड LNG-20 एग्जाम्पल ऑफ योर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। पिल्स का कैसे काम होता है, कब लेते हैं, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है कि 1 to 21 डेज लेते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड जो नेक्स्ट है उसमें नहीं लेते, है ना। ब्लीडिंग फेज जो डे 1 होता है तब से स्टार्ट करना होता है, ये 21 डेज तक चलता रहता है। इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस भी ऐसे ही काम करते हैं, हॉर्मोन्स वाले हैं। लास्ट मेथड है बेटा हम लोग का सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये आपका मेल का स्क्रोटम है ना। स्क्रोटम है, स्क्रोटम में टेस्टिस सिचुएटेड है। तो स्क्रोटम में बेसिकली क्या होता है, आपका टेस्टिस जो है वो लोकेटेड रहता है ना। तो किसी भी तरह से इंसिशन करके द स्क्रोटम वास डिफरेंस तक पहुंचा जाता है और वास डिफरेंस को कट लगा के टाई कर दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वेसेक्टोमी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस टाइड एंड कट। ठीक है, और फीमेल्स में तो आपको पता है एब्डोमेन में सिचुएटेड है, तो एब्डोमेन में बेसिकली कट लगा के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा जाता है, उसको टाइड एंड कट लगा दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ट्यूबेक्टोमी। तो आपको पता है अगर फेलोपियन ट्यूब हमने टाई और कट कर दिया है तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, है ना। तो इट इज विच काइंड ऑफ मेथड? इट इज इरिवर्सिबल मेथड। इरिवर्सिबल मेथड कि अगर एक बार कपल ने करा लिया तो रिवर्सिबिलिटी इसकी जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड जो कपल्स बहुत श्योर है कि हाँ वी हैव 1 or 2 बेबीज, वी डोंट वांट मोर, तो दे कैन गो फॉर दिस मेथड। सेफ भी है ये मेथड, है ना। एंड फिर
कोई चांसेस ही नहीं है प्रेगनेंसी के इसके बाद। समझ में आया? नेचुरल मेथड हम कहते हैं कि सेफ नहीं है नेचुरल मेथड, तो भाई है ना प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड दिस मेथड इज एकदम सेफ एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आगे समझ में? तो सर्जिकल मेथड इज क्लियर। वेसिक्टोमी जो है वो ऑफ कोर्स मेल में किया जाता है एंड ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल में किया जाता है। सो दिस आर द कंट्रासेप्शन मेथड्स। नीट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इतना अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, डेफिनेटली आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।